वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हों और आपकी परीक्षा बहुत ही अच्छी जाए, आप बहुत अच्छा स्कोर करें और जैसे ही आपका प्री हो जाए आप मेंस की तैयारी में लग जाएं। और मुझे विश्वास है आप में से काफ़ी सारे अभ्यर्थी जो जी जान के साथ तैयारी कर रहे हैं, आपका सिलेक्शन होगा। आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोकने वाला है। बिंदास आप अच्छे से तैयारी करते रहिएगा, आप अपना कर्मा करिएगा और वो कर्मा आपको जिता देगा, वो आपको रोकने वाला नहीं है। बस डट कर मुकाबला करना है जब तक कि आप सेलेक्टेड ना हो जाएं। और मुझे विश्वास है कि हजारों अभ्यर्थी वो होंगे जो किसी न किसी रूप के माध्यम से मुझसे जुड़े हुए होंगे। और आप बिंदास तैयारी करिएगा, मुझे विश्वास है आप एग्ज़ाम निकालेंगे ज़रूर। आज हम 12 मार्च शिफ्ट 2 के प्रश्नों को करने जा रहे हैं। 12 मार्च शिफ्ट 2 के प्रश्न हैं, यहाँ पर हमने ये 61 से स्टार्ट हैं, तो इनको हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कैमरा ऑफ करूं, एक बात और आपसे कह देता हूं कि मेहनत अच्छे से करना है। मेहनत में कोई कसर नहीं नहीं होनी चाहिए। फिर आपका यदि कोई सिलेक्शन रोक दे तो आप मुझसे कहना। और आप में से काफ़ी सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे ना जिनकी मोटिवेशनल कहानी मैं यहाँ पर अपने प्लेटफॉर्म पर आपको बुलाकर आपका साक्षात्कार ले रहा हूँगा, तब आपकी कहानी अन्य अभ्यर्थियों के लिए एक प्रेरणा का कार्य करेगी। और मुझे ये विश्वास है क्योंकि जिस तरीके से मैं मेहनत कर रहा हूँ उससे और भी अच्छे लेवल पे जाके आप मेहनत कर रहे हैं। आप तो एक अभ्यर्थी के तौर पर हैं, मैंने तो वो चीज़ करी हुई थी और अभी भी कर रहा हूँ वो मेहनत। तो आप लोग बिंदास तैयारी करिएगा, मुझे विश्वास है आपका सिलेक्शन होगा। तो मैं कैमरे को ऑफ कर देता हूँ ताकि आप पीपीटी को अच्छे से देख पाएँ। हम सारे प्रश्नों को अच्छे से करेंगे। चलिए, पहले वाले प्रश्न को करेंगे। ये टेस्ट सीरीज़ है, आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। मैं आर्टिकल भी रेगुलर बेस पर सेंड कर रहा हूँ। यहाँ पर पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन 13 से विभाज्य है। तो 13 से विभाज्यता का नियम क्या है? अंतिम अंक को 4 से गुणा करिए, जो शेष बचा उसमें आप जोड़ दीजिए, यही 4 का नियम है। और याद कैसे करें? 1 और 3 को जोड़ोगे तो 4 बनेगा, जोड़ने पे 4 बन रहा है, तो याद रखिएगा अंतिम अंक को 4 से गुणा करना है और जोड़ना है, और जोड़ना है, ये ट्रिक हो गई। आप चाहो तो सबको डिवाइड करके देखोगे तो टाइम लगेगा। पहला वाला 35 861 दिया हुआ है, अंतिम अंक को 4 से गुणा करते हैं, एक चौके 4 आएगा, रिमेनिंग क्या बचा 35 86, इसमें आप 4 को ऐड कर दीजिएगा, 6 4 10 की 0, कैरी का 1 जाएगा, 8 और 1 9 आ जाएगा, 35 90। अब 0 का 4 गुणा रिमेनिंग में जोड़ेंगे तो 559 ही आएगा, तो मैं यहाँ पे 559। फिर अंतिम अंक का 4 गुना 4 नम 36 को अब आप जोड़ेंगे तो 5 और 1 6, 11 का 1 आ जाएगा, 3 और 3 आपका ये 6 बन जाएगा। क्या 61 आपका 13 से डिवाइडेड नहीं है? अब हम पहले वाले के बाद हम लास्ट वाले को चेक करते हैं, ऑप्शन डी को। तो ऑप्शन डी में 13 676, यहाँ पर एक दो क्वेश्चंस में गलती से मुझसे ये सिंबल लग गया है आंसर्स वाले में, कोई बात नहीं है। तो इसमें हम तरीका अपनाते हैं, अंतिम अंक को 4 गुना 6 चौके 24, अब शेष क्या बचा 13 67, 13 67 में आप 24 को ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए, 7 और 4 11 का 1 आ जाएगा, कैरी का 1 6 2 8 और 1 9 आ जाएगा, 3 1 1391 आ गया। फिर अंतिम अंक का 4 गुना 1 चौके 4, रिमेनिंग 139 में ऐड कर दीजिए, 4 और 9, ये आपका 13 13, कैरी का 1 जाएगा, 3 और 1 4 आ जाएगा, कैरी का 1। क्या ये 13 से डिविजिबल दिख रहा है? 13 एकम 13, कैरी का 1, 13 एकम 13, यानी यह पूर्णांक 13 से डिवाइडेड नहीं दिख रहा। तो फिर से और छोटा कर लो, अंतिम अंक को 4 गुना 3 चौके 12, शेष 14 में ऐड कर दो, 6 26। अब 26 तो 13 से डिविजिबल है, ये तो हमें भली भांति पता है। तो ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर। अब अगले वाले प्रश्न को देखेंगे हम। ऑप्शन से जाना इस वाले प्रश्न में, पहले वाले को करते हैं 1/4 प्लस 1/2। अब x की वैल्यू नहीं पता, वही तो बताना है। इस तरफ हम क्या रखें कि 1 आ जाए, सॉल्व करने पे हम पहले 2 को रख के देखते हैं। 1/2 कर लिया, इक्वल में 1 आ जाए, एलसीएम ले लेते हैं, 4 2, 2 का एलसीएम आ जाएगा 4, तो यहाँ पर आपका 1 रहेगा, यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 2, तो ये आपका बनेगा 5/4, मतलब 1 से बड़ा बन रहा है, 1 नहीं बन रहा, तो हमें 2 लेना ही नहीं है, 2 हमें नहीं लेना, काम नहीं बनेगा 2 से। तो हम यहाँ पे 4 लेके चलते हैं, ऑप्शन बी लेके चलते हैं, क्या पता कि 1 आ जाए। तो एलसीएम विल बी 4 आ जाएगा,
तो 4 को आप 4 से डिवाइड करोगे 1 टाइम में जाएगा, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा। एलसीएम का तरीका बता रहा हूँ। 4 को आप 2 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, 2 का 1 में करोगे तो 2 आएगा, प्लस 4 को 4 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे 1 आएगा। तो 4/4 हो जाएगा, जो कि 1 इक्वल 1 हो जाएगा। यानी इसने सेटिस्फाइड कर दी इक्वेशन को। LHS इक्वल RHS आ गया, मतलब ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। ये अ, इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है 23, 3 बार आप क्यूब करना है तो 23 × 23 × 3 बार आप कर सकते हो। और जब आप पॉइंट के बाद देखो कितने अंक हैं, पॉइंट के बाद एक, पॉइंट के बाद एक, पॉइंट के बाद एक, तो पॉइंट के बाद 3 अंक आएंगे। तो 3 तो सभी में दिए हैं, ये तरीका फेल हो गया। इकाई अंक पे चलते हैं, इकाई अंक पे चलेंगे। 3, 3 और 3 आप देखिए, पॉइंट हटा के आप मल्टीप्लाई करना 23 × 23 × 23, तो आंसर आ जाएगा 3 और 3, तीतर का आपका 9, 9 आएगा, 9 तिया 27 का 7, मतलब इकाई अंक में जहाँ 7 होगा वो होगा। मतलब ये तो आंसर किसी भी हाल में होना नहीं है। मतलब अब हमें मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, यही हमारे पास उपाय बचा। या तो आपको 23 की ट्रिक आती, मतलब क्यूब निकालने की ट्रिक आती हो, लेकिन हम उसके अलावा भी यहाँ पर कर सकते हैं। मल्टीप्लाई कर लो भैया, 23 का स्क्वायर तो हम सभी को पता है ना, 23 का स्क्वायर तो 529 होता है, और 23 का मल्टीप्लाई कर दो। 3 नम 27 का 7 आ जाएगा, कैरी का 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और कैरी का 2 8 आ गया, 3 5 15 का 15 लिख दिया, मल्टीप्लाई 2 नम 18 का 8 आ जाएगा, कैरी का 1, 2 दूनी 4 और एक 5 आ जाएगा। ठीक, 2 दूनी 4 और एक कैरी वाला 5 आ गया, 2 पंजे 10 आ जाएगा। अब ये 7 आ जाएगा, 8 और 8 16 का 6, कैरी का 1, 5 और 5 10 और 1 11 का 1, कैरी का 1, 1 और 1 2 और 1 का 1, तो 12 167 जहाँ पर होगा वो होगा। और पॉइंट आपका यहाँ लगेगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट हैं, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट रहेंगे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगले वाले को करते हैं। इनमें 2-3 क्वेश्चंस में ये सिंबल, इसमें तो सब में लगा रह गया यार, छोड़ो इसको। ठीक, लगा रहने दो, हम तो अपने तरीके से करते हैं। ये रिमूव करना भूल गए, कोई बात नहीं, अगली बार ध्यान देंगे। बाकी किसी में नहीं था, इसमें रह गया, इस वर्ड को सही से एडिट नहीं कर पाया हूँ, कोई बात नहीं है, अपन तो करते हैं अपने तरीके से। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है, और 5 वर्ष बाद यह 5:6 हो जाएगा। ए की वर्तमान आयु है। हमें यहाँ पर बस ये कुछ क्वेश्चंस में लगा रह गया है, न्यूमेरिकल्स वालों में, बाकी में नहीं है ये। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। अब देखिए करंट आयु का अनुपात दिया है, मैं यहाँ पे पी लिख दूं प्रेजेंट एज को। वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 4:5, हमारा वाला तरीका अपना रहे हैं, 4:5, 5 वर्ष बाद प्लस 5, 5 वर्ष बाद यह अनुपात हो जाएगा 5:6 हो जाएगा। किसका? ए का और बी का, ए का और बी का। तो ए की वर्तमान आयु हमको बतानी है। ये इनका अंतर देखो भैया, 4 और 5 का अंतर 1 है, 5 और 6 का अंतर 1 है, यानी अंतर दोनों का समान हो तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? जो डिफरेंस कितना है यहाँ पे, आयु में 5 है, तो 1 की वैल्यू 5 आ गई। तो 1 की वर्तमान आयु हमें बताना है, और 1 की वर्तमान आयु कितनी है? 4 है। तो 1 की वैल्यू 5 है, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 पंजे 20 आ जाएगी, तो 20 ईयर्स आपका राइट आंसर। दूसरा तरीका वही था, एक्स वाला। आप एक्स वाले तरीके से भी इसको कर सकते थे, कैसे वो भी बता देता हूँ, ताकि आप प्रसन्न हो जाएं कि अमित भैया हमें दोनों तरीके बताते हैं, बेसिक भी बताते हैं, अपना वाला शॉर्ट तरीका भी बताते हैं। तो वर्तमान आयु मान लीजिए 4 है, तो हम एक को मान लेंगे 4x, ए की आयु को, और बी की आयु को मान लेंगे 5x। 5 वर्ष बाद 4x प्लस 5, और ये वाली 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 5x प्लस 5 हो जाएगी 5 वर्ष बाद। और फिर इनका अनुपात कितना? 5:6, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ रख लेना, ए की आयु आ जाएगी 20। ये यहाँ किया हुआ है इस तरीके में। अगला वाला करते हैं। अब ए और बी का अनुपात आपको दिया हुआ है, सिंपल है, ए और बी की वैल्यू रख दो आप, बिना एक्स माने भी रख दो, क्योंकि वैसे भी कॉमन होके वो कट जाएगा। तो यहाँ पे 3a + 4b, ए की वैल्यू में 2 रख रहा हूँ, तो यहाँ पे 2 रखेंगे, 4 की वैल्यू हम रखेंगे, मल्टीप्लाई में रहेगा ये, 4 की वैल्यू हम, सॉरी बी की वैल्यू हम 5 रखेंगे, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 5, 3 दूनी 6 आ जाएगा, प्लस 5 चौके 20 आ जाएगा। फिर यहाँ पे अनुपात है, ये इंग्लिश में देखो,
अनुपात है भाई। 4 दूनी 8 आ जाएगा, 5 25 आ जाएगा, प्लस था। ऐड कर लो कितना आएगा, 26 आ जाएगा। और ये 8 और आप 25 को जब ऐड करोगे तो आपका ये कितना बनेगा, 33 बनेगा। तो 26:33 अपना राइट आंसर आ गया। ये वाला एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात हमें दिया गया, इसका परिमाप बताना है, भुजाओं को ज्ञात करना है। तो ये भी सिंपल सा प्रश्न है। परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। तो परिमाप निकालते हैं, 26, 30 और 8। मतलब इकाई अंक से देख लो आप, तो 26, 30 और 28 को जोड़ोगे तो आपका 84 आ जाएगा। इकाई अंक से भी देख सकते हो, 6 और 0 6, 6 दूनी 12, 14, 14 का 4, इकाई अंक का 4 यहाँ पर बन रहा है। इनको ऐड कर लो, 5 और 5 10, 18 का 8, यहाँ पे तो इकाई अंक 8 बन रहा है परिमाप में, जबकि इकाई अंक 4 चाहिए। 5 3 8 और 4 12, इकाई अंक आपका 2 बन रहा है, ये भी नहीं होगा। 5 2 7, 7 2 14 15 16, 16 इकाई अंक 6 बन रहा है, जबकि 2 चाहिए था। हमने इस तरीके में देख लिया, रेश हो गया तेल लेने। हाँ, ऐसे ही बोलते हैं ना। ठीक, हमने इकाई अंक से कर लिया। आप इनको सभी को ऐड करके देख लो, आपका जिसमें 84 आ जाए वो आपका राइट आंसर है। और इकाई अंक वाला विशेष ध्यान रखना, जो मैंने बताया उससे और भी ज्यादा आपका फायदेमंद रहेगा। वैसे इकाई अंक भी यहाँ पे काम कर जाएगा। अगले वाले को करते हैं अपन। तो 100 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, हमें यह बताना है। तो हमें पता है भैया कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 मीटर में बताना है। मतलब 100 का मल्टीप्लाई यहाँ करा हमने, इसमें भी 100 का मल्टीप्लाई करा, तो हमें इस वाले में भी 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 100 इंटू 100 कर लेंगे, कितना आ जाएगा आपका, ये 4 जीरो आपका आ जाएगा 10,000। मतलब 10 की पावर कितनी, 4 आ जाएगा। 10⁴ आपका राइट आंसर है। अब ये वाला प्यारा सा प्रश्न है, नन्ना मुन्ना सा प्यारा सा प्रश्न है, सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे 0.137 प्लस 0.0098 इनका होल स्क्वायर दिया है, प्लस ये नंबर फिर वही का वही आ गया, फिर नीचे भी वही के वही नंबर है। मतलब कोई तरीका लग सकता है। एक तरीका है कि इनको आप प्लस करो, फिर स्क्वायर करो, डिफरेंस लो, स्क्वायर करो, प्रोसेस लेंदी हो जाएगी। मैं अपना तरीका बताता हूँ। देखो, इसको ए मान लो, 0.137 को इसको बी मान लो, क्योंकि हर जगह तो यही दिया है। मैं पहले डिटेल्ड में बताता हूँ आपको, एक इसका फॉर्मूला भी होता है। तो आपका बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अपॉन ए स्क्वायर, ये देखा ना, ए इंटू ए स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है, इस वाले का, ऊपर वाले का, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ही फॉर्मूला होता है। और अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो ये तो कट जाएगा, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 2। लेकिन अब हमें लग रहा है कि हमें तो ये फॉर्मूला याद ही नहीं है, तो अपन अपने तरीके से चलते हैं। अपन तो चलो ओपन करते हैं स्क्वायर को, अपन इनको ओपन नहीं करेंगे। इनको ओपन करेंगे तो दिक्कत आ जाएगी। इसको ओपन करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, एक सेकंड रुकिएगा भैया। हाँ, कैमरा ऑफ है, पता चले कि मैं लिख रहा हूँ और आपको दिखे ही ना कुछ। ठीक, तो इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, प्लस प्लस है तो साइन में कोई दिक्कत नहीं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और अपॉन में तो आपका ये जिंदाबाद है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से प्लस का 2ab माइनस का 2ab कैंसिल, अरे कैंसिल हो गया, कैंसिल कर दिया, कट जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2b स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। 2 आप कॉमन ले लीजिएगा, 2 आप कॉमन ले लोगे तो उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रेकेट में बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रेकेट में बचेगा, और अपॉन में आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कैंसिल होके आपका 2 बचेगा। मैंने दोनों तरीके बता दिए, फॉर्मूला याद नहीं है, सिंपल तरीका है, ए मानो बी मानो, देन ए प्लस बी के होल स्क्वायर को ओपन करो, ए माइनस बी के होल स्क्वायर को ओपन करो, आंसर। अलजेब्रा का प्रश्न दिया है, सोचिए आपको। बस कैलकुलेटिव था, आप लेंदी मेथड से जाते वो 0.137 का होल स्क्वायर करते, अरे बहुत लेंदी मेथड हो जाती। या कोई सा भी नंबर आए आप स्क्वायर करोगे तो टाइम तो लगता है फिर इसमें। ये देखो हमने वही वाली मेथड दी है यहाँ पे, ये वाला करते हैं। ये सिंपल है भाई, 1√में 196 है, इसका आपको स्क्वायर रूट करना है, जो कि आपका आ जाएगा 14 डिवाइडेड बाय √49 करोगे,
49 का स्क्वायर रूट आप ये निकल के आएगा 7। 14 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो आपका 2 टाइम में आंसर आ जाएगा आंसर। अगला वाला करते हैं। आज जो मिस्टेक हुई है ना इसमें वर्ड में, इसके लिए क्षमा चाहेंगे हम तहे दिल से। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अगली बार से हम खुद ध्यान देंगे इस चीज़ पे। ये कुछ में लग गया है, सब में नहीं लगा, ये इधर नहीं लगा, बाकी कुछ में यहाँ पे 10 क्वेश्चंस के समथिंग में लग गया, कोई बात नहीं, अगली बार से अपन ध्यान रखेंगे। एक समबाहु त्रिभुज में अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र, केंद्रक हैं। एक वृत्तीय है, संपाती हैं, कोलिनियर हैं या नॉन कोलिनियर हैं, गैर संरेखित हैं। तो इसका आएगा को इंसिडेंट आएगा, संपाती होते हैं मतलब एक ही बिंदु पर तीनों होते हैं। अंतः केंद्र कब बनता है, आप बताइए। अंतः केंद्र आपका कब बनता है, परिकेंद्र कब बनता है, लंब केंद्र कब बनता है, केंद्रक कब बनता है। तो हमने सबसे पहले पढ़ा केंद्रक, माध्यिकाओं का संगमन बिंदु। माध्यिकाएं, तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर टकराएंगी वह माध्यिका कहलाएगी, मीडियन कहलाएगी सेंट्रोइड का। लंब केंद्र ऑर्थो सेंटर कब होता है, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड या आप ऊंचाई लिख सकते हो यहाँ पर। परिकेंद्र कब बनता है, सरकम सेंटर कब बनता है आपका, जब यहाँ पर आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हो तब आपका बनता है। इंसेक्टर कब बनता है, एंगल बाइसेक्टर से, एंगल बाइसेक्टर से, कोण समद्विभाजक से। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ देखो आप। अंतः केंद्र किससे बनता है, अंतः केंद्र आपका बनता है कोण समद्विभाजक से, एंगल बाइसेक्टर से। ये याद रखना, प्रश्न बनता है, काफी बने हैं। परिकेंद्र आपका कब बनता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से, लंब समद्विभाजक से, याद रखना। ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र कब बनता है, एल्टीट्यूड से, या ऊंचाई आ जाए, ठीक, या लंब आ जाए, आपका लंब समद्विभाजक आ जाए। सेंट्रोइड आपका ये माध्यिका से बनता है, मीडियन से, और केंद्रक आपका वो पॉइंट हो जाता है। ये संपाती क्यों है, इसकी पूर्ण समानता और समरूपता सिमेट्री के कारण ये सभी सभी केंद्र एक ही बिंदु पर होते हैं। मतलब सम इक्विलेटरल ट्रायंगल में, समबाहु त्रिभुज में चारों के चारों केंद्र एक ही बिंदु पर होते हैं, इसलिए संपाती हैं। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 की पावर 8। तो मल्टीप्लिकेटिव में आपसे बोलूं, ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ क्या हो जाएगा, 1/a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/a हो जाएगा। और 1/a को आप a की पावर -1 लिख सकते हो। वैसे ही 3 की पावर 8 है, तो इसका आप इनवर्स बोलोगे तो इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/3 की पावर 8। और जब आप इसको सॉल्व करके 3 की पावर 8 को ऊपर ले जाओगे तो 3 की पावर -8 हो जाती है। तो 3 की पावर -8 विल बी योर राइट आंसर। ठीक, यहाँ से अब आपने अच्छे वाले प्रश्न शुरू हो गए, इनमें आंसर आपको नहीं दिखेगा। एक संख्या स्वयं के 1/3 से 6 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन से चलें क्या, ऑप्शन से चलते हैं। मान लीजिए वह संख्या 9 है, एक संख्या स्वयं के 1/3 से, मान लीजिए वह संख्या 9 है, स्वयं के 1/3 मतलब 9 का 1/3 निकालेंगे हम, 9 का हम 1/3 निकालेंगे, 1/3 निकालेंगे तो कितना आएगा, तीतर का 9, सॉरी 3 आएगा, 3 बार में कट जाएगा, 3 तिया 9 आ जाएगा, मतलब 3 आ जाएगा आपका। 6 अधिक है, मतलब एक संख्या स्वयं के 1/3 से, स्वयं का 1/3 कितना है, 9 है। और आप देखो ये जो संख्या है ना, अपने 1/3 से कितनी अधिक है, 6 अधिक है। कितनी ज्यादा है, 6 अधिक है, तो संख्या आपकी हो जाएगी 9। ऑप्शन से राइट आंसर आ गया। दूसरा वाला, एक संख्या मान लीजिए x है भाई, अपने 1/3 से 6 अधिक है, ऐसे करके एलसीएम लेके आप ये भी कर सकते हो। दूसरा वाला, दो किसानों के पास 40 मीट्रिक टन और 148 क्विंटल गेहूं है, इनके पास गेहूं का अनुपात ज्ञात कीजिए। दोनों प्रकार के जो गेहूं है ना, उनका आपको रेशो बताना है, दोनों किसानों का। 40 मीट्रिक टन, पहली बात तो एक मीट्रिक टन में कितने कुंटल होता है, एक मीट्रिक टन में कितने कुंटल गेहूं होता है, 10 क्विंटल। कितना, 10 क्विंटल गेहूं होता है, 10 क्विंटल गेहूं। कहाँ चला गया भाई, कहाँ चला गया, 10 क्विंटल, 10 क्विंटल गेहूं होता है। और एक और चीज याद रखिएगा, एक मीट्रिक टन में 1000 केजी, 1000 किलोग्राम गेहूं होता है। यानी 1 मीट्रिक टन में 1000 होगा
1 मीट्रिक टन आ जाए तो 10 क्विंटल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्विंटल में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं? हम चाहें तो सबको केजी में तो बदल सकते हैं, तो इसको आप ना क्विंटल में बदल लो। ये ऑलरेडी क्विंटल में है तो इस वाले को भी आप क्विंटल में बदल लो। तो ये 400 ये आपका कितना हो जाएगा? 48 मीट्रिक टन है। 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 480 आपका, यहाँ लिख रहा हूँ, 480 क्विंटल आ जाएगा। और 148 क्विंटल आपका पहले से मौजूद है। आप डिवाइड कर लो, किससे डिवाइड हो रहा है अपन आंसर ले आएंगे। वैसे चलो करके देखते हैं, 4 से जा रहा है क्या? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, चला गया। 4 से करते हैं, 4 तिया 4 तिया 12, 2 जाएगा। 4 4 छीन 4 सत्ते 28। अब इसको आप और कट कर लो, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, 480 आ जाएगा और 148 है। 480 बटे 148 है, 10:3। रुक जाओ, 10:3, मतलब ये 48 इंटू 3 करके देखते हैं। 3 8 24 का 4, कुछ तो मिस्टेक है। 48 मीट्रिक टन है, 148 क्विंटल्स है। 48 48 480। एक सेकंड रुकिएगा, कुछ छोटी सी मिस्टेक हो रही है। इस स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, हम कुछ कंफ्यूजन हो रहा है। टू फार्मर्स हैव 48 मीट्रिक टन्स एंड 148 क्विंटल्स ऑफ wheat रेस्पेक्टिवली, फाइंड द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ wheat दे हैव। हमें 48 मीट्रिक टन्स का और 148 क्विंटल का हमें रेशो बताना है। 1 मीट्रिक टन में जो मैंने वैल्यू बताई वो 10 क्विंटल होता है। तो 48 मीट्रिक टन में कितना हो जाएगा? 48 इंटू 10 करोगे तो आपका 480 बनेगा। कितना बनेगा? 480 बनेगा। और 148 क्विंटल तो आपका है, 148 क्विंटल तो आपका यहाँ से पहले से मौजूद है। तो इसको अपन कट करेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 0, 4 से 4 तिया 12, एक सेकेंड ऊपर करते हैं, 4 तिया 12, 2 जाएगा, 4 सत्ते 28, 37। अब ये तो अपना प्राइम नंबर आ गया। कुछ तो मिस्टेक कर रहा हूँ मैं, कुछ मिस्टेक हो रही है। 480 बटे 144 यहाँ क्यों है? इसके अकॉर्डिंग तो देखिए, जब अपन 148 ले रहे हैं ना, तो ये नहीं आएगा। ठीक, यहाँ पे 144 होगा। मैंने कुछ मिस्टेक, पीपीटी में कुछ मिस्टेक है, 144 होगा तो आपका राइट आंसर आएगा। हम 13 वाले को चेक कर लेते हैं। कौन सा 13 वाला? हाँ देखिएगा, पीपीटी में खुद गलत था, खुद गलत था। 48 मीट्रिक टन यहाँ दिया हुआ था और यहाँ पे 144 क्विंटल और हिंदी में 148 क्विंटल लिख दिया था। तो हाँ, ये मिस्टेक कर दिए यहाँ पर। तो ये हुआ क्या कि यहाँ पर हिंदी में, इंग्लिश में 144 होना था, दोनों को हिंदी वाला कर दिया, जबकि इंग्लिश वाला सही था। तो पीपीटी में ही गलती थी, तो 144 है। ये कितना है? हाँ, इस वजह से ये कंफ्यूजन बना। कट ही नहीं रहा, प्राइम नंबर आ रहा है 37, कटेगा ही नहीं। कोई सा भी आंसर नहीं आएगा फिर तो, मतलब जो रेशो बना अपना वो ही आ पाएगा। तो ये 144 होगा। रफ करते हैं भाई। और कई बार आप सुनिएगा, कई बार ऐसी पेपर में मिस्टेक्स होती हैं तो आपको इंग्लिश वाला देख लेना है। तो इसको हम करें तो ये 144 लेके चलेंगे। अब हम कितना, ऊपर तो अपना 480 आ जाएगा, नीचे हम 144 लेके चलेंगे। 144 है, ये 4 है, ये भी 4 है। तो आप कैंसिल कर लो, 12 चौके 48। 12 से आप डिवाइड करोगे 12 बार में चला जाएगा। आप डिवाइड कर लो, किससे चला जाएगा? 4 से 10 बार में, 4 से 3 बार में, 10:3 आपका राइट आंसर आ गया। 12 दर्जन केले और 12 केले का अनुपात बताना है। तो 12 दर्जन केलों को पहले केले में बदल लो। एक दर्जन में 12 केले होते हैं, तो 12 दर्जन में कितने होंगे? 12 इंटू 12 होंगे। अनुपात में कितना? 12 लिखना है, तो कट जाएगा, तो 12:1 आपका आंसर आ जाएगा। मतलब 12 दर्जन में कितने केले हो जाएंगे? 144 केले हो जाएंगे। और 144 केले का 12 से बताना है। जब आप कैंसिल करोगे तो 12 बार में जाएगा। मैंने दोनों तरीके से बता दिया। 12:1 आंसर। 18 माह से 1.5 वर्ष का अनुपात आपको बताना है। रेशो आप तो कैसे बता पाएंगे? सिंपल सा तरीका है।
18 माह से बताना है तो 18 माह का तो 18 माह रहने दो। अब 1.5 ईयर का मतलब है 1.5 साल, और 1.5 साल में आपको पता है कितने 18 महीने ही होते हैं, तो कैंसिल होगा तो 1 और 1 आपका चला जाए, मतलब 1 और 1 बचेगा, 1:1 आपका राइट आंसर आ गया। अब मल्टीप्लाई करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है, क्या दिया है, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 2x² का पहले x से करेंगे, प्रोडक्ट बोला है तो मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं सीधा सा। 2 का x में करोगे तो 2x³ आ जाएगा, फिर 2 का उसमें करोगे प्लस 2 दूनी 4x² आ जाएगा, फिर आप x का करोगे तो x² आ जाएगा, फिर x का करोगे 2x आ जाएगा, प्लस 3 का करोगे 3x आ जाएगा, प्लस 3 का करोगे 6 आ जाएगा, तो 2x³ आ गया। 2x³ देख लो भैया इसमें नहीं है, हटा दिया। x² वाला 5x² आ गया, 5x² इसमें नहीं है, हटा दो, प्लस 5x, 5x वाला देख लो तो ये नहीं होगा, इसमें 3x है तो ये होगा, और 6 तो है ही अपना। ऐसे चेक किया करो, पूरा भी नहीं देखना, क्या पता कि कई बार पहले में भी काम बन जाता है, पहले ही वाला सभी में अलग अलग हो तो अपना काम वहीं बन जाता है, इसलिए इस मेथड को अपनाना। अगला वाला करते हैं। अनुपात 15:19 के दोनों पद से क्या घटाया जाना चाहिए कि 3:4 हो जाए। देखो, 15:19 के दोनों पदों में से क्या घटाएं, दोनों पदों में से क्या घटाएं कि अनुपात 3:4 हो जाए। 3:4, ऑप्शन ए चलते हैं, मान लीजिए हम दोनों में से ऑप्शन से जा रहे हैं, 9 घटा दें, 9 घटा दें तो क्या बनेगा, 15 में से 9 जाएगा तो 6 बचेगा। कितना बचेगा, 6 बचेगा। 19 में से 9 जाएगा, 10 बचेगा, मतलब ये तो 3:5 बना, 3:4 नहीं बन पा रहा। अब ऑप्शन नंबर डी पे चलते हैं सीधा हम। ऑप्शन नंबर डी, हम चलो 3 घटा के देखते हैं, 3 घटाते हैं, 15 में से जाएगा तो 12 बचेगा, यहाँ पे 19 में से जाएगा तो 16 बचेगा, 4 से जा रहा है, 4 तिया 12, 4 चौके 16, हाँ नहीं 3:4 बन जाएगा जब 3 घटाएंगे, तो ऑप्शन से जाके करोगे तो और भी बेटर रहेगा, ऑप्शन डी। मैंने आपको पहले भी एक बार समझाया था कि जब ऑप्शन ऑप्शन से जाओ, पहला वाला आंसर ना हो तो फिर आप दूसरे तीसरे को छोड़कर आप सीधा ऑप्शन डी एक बार चेक किया करो, क्योंकि देखो यदि डी होना होगा तो दूसरे नंबर पे डी का आंसर आ जाएगा, नहीं तो आप मेहनत करते करते आओगे, टाइम आपका जाएगा, नहीं तो वो तो पूरा टाइम आपका जाना है तो जाएगा ही जाएगा। लेकिन टेक्निक में काफी हद तक, लगभग काफी हद तक प्रोबेबिलिटी होती है, संभावना होती है कि यदि ऑप्शन से यदि आंसर आ रहा हो तो डी के भी चांस बनते हैं, यदि ए नहीं है तो फिर डी हो सकता है, मतलब ऐसा काफी एग्जाम्स में होता है। अगला वाला, शिक्षकों ने गणित शिक्षण के दृष्टिकोण के रूप में समस्या समाधान पर चर्चा करते हुए 4 विचार व्यक्त किए, 4 विचार समस्या समाधान पर चर्चा करते हुए व्यक्त किए। निम्नलिखित में से कौन सा विचार इस दृष्टिकोण के वास्तविक अर्थ को सही नहीं ठहराता, सही नहीं ठहराता, डस नॉट जस्टिफाई द रियल मीनिंग ऑफ दिस अप्रोच। तो मुझे लगता है कि गणित की पाठ्य पुस्तकों में पाए जाने वाले कई प्रश्न समस्या समाधान के लिए उपयोग किए जाते हैं, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, ये गलत नहीं है। मुझे लगता है कि समस्या समाधान को सामान्य गणित की कक्षा से जोड़ना चाहिए, बिल्कुल जोड़ना चाहिए। हमें नेगेटिव वाला आंसर बताना है। मुझे लगता है कि समस्या समाधान और गणितीय तर्क के बीच कोई संबंध नहीं है, गलत बात है। ठीक, मुझे लगता है कि समस्या समाधान पर प्रश्न वास्तविक जीवन पर आधारित स्थितियों से बनाया जाना चाहिए, बनाया जाना चाहिए। तो ऑप्शन आपका सी होगा। ऐसे क्वेश्चंस में 3 सही हैं, 1 गलत पूछा है तो गलत वाला आपको जवाब देना है। नहीं तो पता चले कि यार ये वाला तो बहुत पॉजिटिव नज़र आ रहा है, इसको टिक कर दो, आगे बढ़ जाओ। आपने देखा ही नहीं कि यहाँ पे पूछा क्या है? कौन-सा वास्तविक अर्थ नहीं दर्शाता, इसकी बात हो रही थी। अगले वाले को आप पढ़ो, मैं जब तक पानी पी लेता हूँ भाई। पाठ्यचर्या में कौन-सा पर्यावरण शामिल नहीं है? पाठ्यचर्या में, करिकुलम में। स्कूल के शिक्षाविद, स्कूल का भौतिक, स्कूल का सामाजिक, स्कूल का आस-पड़ोस। कौन शामिल नहीं है? तो इसमें आएगा स्कूल का आस-पड़ोस शामिल नहीं, स्कूल का सामाजिक, सोशल ऑफ स्कूल भी है, फिजिकल ऑफ स्कूल भी है, एकेडमिक ऑफ स्कूल भी है, तीनों के तीनों करिकुलम में शामिल होते हैं। डज़ नॉट इंक्लूड पूछा था, आस स्कूल का जो आस-पड़ोस है, नेबरहुड ऑफ स्कूल, वो इंक्लूड नहीं होता। दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए?
तो ऑप्शन से जाओ आप, तो इसका आंसर ये बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ये इंटरचेंज वाले करवाए हैं, यहाँ मैं नहीं करवा रहा। ऑप्शन से जाओ, चेंज करके देखो, आपका आंसर आ जाएगा। चलो ये वाला करवा देता हूँ, मैं ऑप्शन 1 को लेके चलता हूँ। भाग को और गुणा को चेंज कर रहे हैं हम, भाग को और गुणा को। तो 35 का 35 गुणा आ जाएगा 5 भागे 6 प्लस 2 माइनस 32 बराबर 13 लाना है। पहली बात तो ये है, हम जब 5 को 6 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आ गया। जब पूरा काम पॉइंट में हो गया, हमें तो नंबर पूरा 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 नंबर चाहिए, तो ये तो आंसर होगा नहीं। जब ऐसी सिचुएशन बन जाए ना कि आपको लाना हो पूरा पूर्ण अंक और कहीं दशमलव बन जाए, तब आप उसको हटा दिया करो कि मुझे देखो डिवाइड करके देखोगे आप तो काम ही नहीं बन पाएगा, डेसिमल में आंसर आ जाएगा, डेसिमल में नहीं पॉजिटिव आ रहा है। ऑप्शन बी चेक करो। ऑप्शन बी में हमें क्या लेके चलना है, भाग को भाग को और प्लस को चेंज करना है। 30 प्लस 5 गुणा 6 भागित 2 माइनस 32 बराबर 13। तो पहले भाग करेंगे ना, 6 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा, 3 का 5 में गुणा करोगे तो 5 15, 30 और 15 45 आ जाएगा, माइनस 32 बराबर क्या 13 आ पाएगा, 5 में से 3 जाएगा, हाँ 3, 4 में से जाएगा 1, 13 बराबर 13, LHS RHS इक्वल है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। ये भी इंटरचेंज वाला है, बहुत प्यारा सा प्रश्न है, ये भी आप कर लेंगे ना। ए की जगह आपको गुणा रख देना है, ए की जगह गुणा रख देना है, बी की जगह आपको भाग रख देना है, सिंपल है आपके लिए HW। ये भी आपके लिए HW इंटरचेंज वाला है, ये भी आपके लिए HW। बहुत सारे क्वेश्चंस करे हमने, ये हम कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थिति को इस में से एक स्थिति जो पढ़ने के निर्देश के प्रारंभिक चरणों चरणों में से एक बच्चे के लिए सबसे बड़ी कठिनाई का कारण बनेगी, वह है। तो इसका आंसर आएगा बाएं और दाएं दिशात्मकता का भ्रम। प्रारंभिक चरण में जब बच्चा पढ़ेगा तो यदि वो कंफ्यूजन होगा लेफ्ट एंड राइट में, तो ये बहुत बड़ी एक समस्या है, बच्चे के लिए कठिनाई आएगी उसको पढ़ने में। 90 का IQ होना यह समस्या नहीं है। बड़े भाई बहन को सफल पाठक हैं, ये भी कोई समस्या नहीं है। कभी बालवाड़ी में भाग नहीं लिया, मतलब कभी आंगनबाड़ी या किंडरगार्टन नहीं गया, ये भी समस्या नहीं है। समस्या यह हो सकती पढ़ने के लिए बोला था। अगला वाला, शिक्षक व्यावहारिक रूप से जिस विधि में निष्पादन करता है और समझाता है वह विधि है व्याख्यान विधि, खोज विधि, प्रदर्शन विधि, समस्या समाधान विधि। इसका राइट आंसर आएगा डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, प्रदर्शन विधि। आपके विचार में महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के क्या परिणाम है, समाज आगे बढ़ेगा, हाँ ये पॉजिटिव लग रहा है। इससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, हो सकता है, लेकिन ये अनिवार्य तत्व नहीं है। यह घरेलू कामों में बाधा डालेगा, ये तो किसी प्रकार से नहीं होगा। इससे महिलाएं आत्मनिर्भर होंगी, हाँ होंगी, लेकिन आप देखो कि कौन सा ज्यादा उपयोगी लग रहा है। यह लग रहा है समाज आगे बढ़ेगा, ये ज्यादा पॉजिटिव है। बाकी भी पॉजिटिव हैं, लेकिन यह ज्यादा पॉजिटिव है। मूल्यांकन कार्यक्रम है, टीचर ओरिएंटेड कभी नहीं होता, पीपल ओरिएंटेड छात्र उन्मुख ये होता है मूल्यांकन, मतलब बच्चों का ही तो मूल्यांकन करना है। भिन्नों का योग पढ़ाते समय एक शिक्षक को निम्नलिखित त्रुटि का सामना करना पड़ा, 1/2 प्लस 1/3 बराबर 2/5। ऐसी स्थिति में शिक्षक क्या उपचारात्मक कार्रवाई कर सकते हैं। ऐसे प्रश्नों में आप पहले समझो क्या बोला है, क्या बच्चे ने करा क्या। 1/2 प्लस 1/3 बराबर 2/5, मतलब नीचे वालों को ऐड कर दिया, ऊपर वालों को ऐड कर दिया। प्रत्येक भिन्न के परिणाम को समझने में बच्चे की सहायता करें, एलसीएम की अवधारणा को समझने में बच्चे की मदद करें। बच्चे को अभी एलसीएम का कंसेप्ट नहीं आया समझ में, उसने क्या करा, हर को अलग ऐड कर दिया, अंशों को अलग ऐड कर दिया, उसको एलसीएम वाला कंसेप्ट पता ही नहीं कि 2 3 का एलसीएम लेगा तो फिर 6 आता, तो ये गलती कर बैठा। थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम क्या हैं, आपने पढ़ा है, तत्परता का, अभ्यास का, प्रभाव का, सारे नियम होते हैं। कौन सी विधि निवारण करती है, ये आपको आंसर देना है। व्याख्यान विधि, स्रोत विधि, परिवीक्षित अध्ययन, प्रश्न उत्तर। इसका राइट आंसर आप दे करके जाइएगा। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी, लाइक कीजिएगा। आज एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, कुछ क्वेश्चंस में वो सिंबल पता नहीं कैसे लग के रह गया, उसको हटा नहीं पाए।
इसके लिए हम पुनः क्षमा मांगेंगे आपसे। भाई टेक्निकल टीम में मतलब टेक्निकल टीम के नाम पर मैं ही हूँ, और मतलब बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। वीडियो बनाना भी है, अपलोड भी करना है, बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना है। इस मिस्टेक के लिए हम अगली बार से ध्यान रखेंगे इन चीज़ों का। आप ना परीक्षा को एक अच्छे मन से दे के आइएगा, आपका एग्ज़ाम निकलेगा। मुझे विश्वास है आप इतने लंबे समय से मुझसे जुड़कर तैयारी कर रहे हैं। और ना मैं मेंस में एक बहुत ही गजब तरीके में आपको यूट्यूब पर पढ़ाने वाला हूँ। मतलब मैथ्स तो मैं इतना गजब लेवल पे आपको पढ़ाऊँगा कि मैथ्स में मैं आपका एक नंबर नहीं कटने दूँगा। अन्य विषयों पर भी मैं फ़ोकस करूँगा, लेकिन मेरा मेन फ़ोकस रहेगा मैथ्स पे। अभी अपने पास देखिए अपन उतने बड़े लेवल पे अभी गए नहीं हैं, बाकी जो बड़ी-बड़ी संस्थाएँ हैं उनको अपन टक्कर दे पाएँ, अपने पास कोई स्मार्ट पैनल नहीं है, बहुत सारी चीज़ों से अपन फेस अभी प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं। आने वाले समय में सब बढ़िया रहा तो अपन भी उस तरीके में आपके सामने हम कक्षाएँ रख पाएँगे, यूट्यूब पर भी आपको दे पाएँगे। लेकिन मैं मेंस के लिए बहुत गंभीरता के साथ मैं आपके सामने कंटेंट प्रोवाइड करवाऊँगा यूट्यूब पर भी। आप क्लासेस भी लूँगा मैं, और क्लासेस यदि मैं भले ही मैं 1 या 2 विषय पकड़ूँ, लेकिन उन 1-2 विषय को उस गजब लेवल पे आपको पढ़ाऊँगा कि आपको कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। कोई सा भी टॉपिक स्टार्ट करूँगा, जैसे मैथ्स में हमने कोई सा भी पार्ट स्टार्ट किया तो 1 से 2 क्लास मेरी 1-1 2-2 घंटे की बिल्कुल बेसिक रहेंगी, बिल्कुल बेसिक रहेंगी। उसके बाद 6-7 क्लास मतलब मीडियम से एडवांस पे जाएँगे हम मीडियम से एडवांस पे जाएँगे। मतलब बहुत गजब तरीके में मैं मैथ को कवर करवाऊँगा, और हो सकता है कि मैं और एक आध विषय और आपके लिए सामने रखूँ। जो भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा, बस आप सपोर्ट करिएगा। बहुत बड़ी-बड़ी संस्थाओं को तो आप सपोर्ट करते रहते हैं। हमें भी सपोर्ट करेंगे तो हम डेफ़िनेटली आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करेंगे, और जो कंटेंट हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, उसमें और क्वालिटी देंगे हम आपको। और क्वालिटी देंगे और भी गज़ब लेवल पे हम देंगे। और जो अभ्यर्थी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, आपको शुभकामनाएँ, आपकी परीक्षा अच्छे से जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।